हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर 5 मिनट स्कोर बूस्टर सीरीज़ फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, है ना। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बेसिकली क्या है, इससे हर कोई स्ट्रगल करता है और ये इतना इजी भी है, लेकिन फिर भी लोग इस पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम बात करेंगे। ठीक है, वो बात करेंगे, उनको याद करेंगे, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यूपीपीसीएस में है, ठीक है, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में। यूपीएससी देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी आप अगर याद होगा 2024 में लेटेस्ट सवाल ही उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 21 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड था 2022 का। ठीक है, 22 का एज इट इज़ रिपीटेड सवाल था। ठीक है, वो लोग आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, हर किसी पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अगर आप यूपीपीसीएस का पैटर्न देखेंगे, देखिए मेजर जो मतलब एक होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फैक्चुअल इन्फो जो है वो किन किन चीज़ों से आती है। तो जो क्वेश्चंस फैक्चुअल इन्फो के बेसिस पे आते हैं वो तो या तो शेड्यूल से पूछेंगे। ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल है, वो बार बार घूम फिर के इन्हीं शेड्यूल से सवाल पूछते हैं कि कौन कौन, कभी मैच द कॉलम, कभी ये कभी वो। ठीक है, उसके बाद वो कमेटी से पूछते हैं, जैसे बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, और भी चीज़ों की कमेटीज हो गई, तो वो बेसिकली दे देंगे। कभी पंचायती राज की कमेटी, कभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कमेटी, कभी वेस्टर्न घाट की कमेटी, कुछ ना कुछ वो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इनकी जो भी कमेटीज होती हैं उनसे सवाल पूछते रहते हैं। फिर एक आधा बार उन्होंने पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा है कि ये किस पार्ट में, पार्ट 20, पार्ट 15 में ये कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन से वो रिलेटेड बार बार 352, 356, 360, ठीक है, और इस बार तो 359 भी पूछ लिया था। तो इनसे रिलेटेड जो है वो बार बार घूम के सवाल पूछते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स में वो ऐसा नहीं कि 14, 15, 16 या ये सब पूछ रहा है, वो उसके सब क्लॉसेस भी पूछ रहा है कि 16 क्लॉज 2 या 16 सब क्लॉज 3 या 16 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 2, इनमें समय क्या है। फिर उसके बाद वो अमेंडमेंट सवाल पूछते हैं कि 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 38th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। वैसे देखा जाए तो यही 3 मेजरली इंपॉर्टेंट, या 86th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, या 91st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, या 97th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो जो मेजरली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनसे वो सवाल पूछते हैं, या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से सवाल पूछेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे केशवानंद भारती हो गया, ठीक है, मिनर्वा मिल्स हो गया, ठीक है, वमन राव केस हो गया, पुट्टू स्वामी जजमेंट हो गया, ठीक है, इंदिरा साहनी जजमेंट हो गया। ठीक है, तो जो बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर जजमेंट हो गया, ऐसे पार्लियामेंट्री प्रोविजंस, उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी तो पहले मैं आप लोगों को एक हिंट दे दूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल भी नहीं, बेसिकली 2-3 साल के सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही सर्च करने की कोशिश की। अब आप देखिए, इतना रिपीटेड थीम है आर्टिकल्स, और घूम घूम के वही सब आर्टिकल्स बार बार। तो एक बार अगर आपके दिमाग से ये आर्टिकल्स वाला डर निकल गया और आपने मेजर आर्टिकल्स एक बार आपकी नज़र से गुजर कर आपने याद कर लिया, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन कौन से मेजर आर्टिकल, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस फुल कंट्रोल ओवर पावर। आर्टिकल 14, 15, 16, 17। अभी मैं इसके आंसर नहीं दूंगा, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने पीवाईक्यू डिस्कशन का पूरा वीडियो बन जाएगा। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट टू परफॉर्म द, मतलब कब वो गवर्नर की पावर्स का मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कब यूज़ कर सकता है। तो आर्टिकल 160, 65, 65, 310। फिर राइट टू फ्रीडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किन 4 आर्टिकल में है, 19 to 22, 16 to 19, 17 to 20, 18 to 21। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइड फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन 4 में से कौन फ्रीडम ऑफ प्रेस देता है। ठीक है, अबॉलिशेस इम्पर्नेंस एंड प्रोहिबिट्स इट्स कंडक्ट इन एनी फॉर्म। तो ये कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक, प्रोसीजर टू रिमूव इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार आप जब एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो फिर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर याद नहीं आता कि अरे यार 60 में इम्पीचमेंट था कि 61 में इम्पीचमेंट था। अगर यहाँ पे देखिए 60 दे देते ना तो अभी आप कंफ्यूज हो जाते बहुत भयंकर कि 60 में इम्पीचमेंट था कि 61 में इम्पीचमेंट था। ठीक है, तो अभी तो चलिए मान लो दिक्कत नहीं होगी कि 53, 61, 74, लेकिन कभी कभी अब जैसे इसमें है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर जैसे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन कितनी बढ़ जाती है कि उन्होंने क्या कह दिया कि लिस्ट मैच करिए, 40 में क्या, 41 में क्या, 44 में क्या, 48 में क्या। अब अगर आप एक में भी कंफ्यूज हो गए, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा, राइट टू वर्क, राइट यूनिफॉर्म सिविल कोड, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, चलिए मान लीजिए एक तो आपको पता है, वो बिल्कुल साफ उन्होंने दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अब ये क्वेश्चन लॉजिक से भी किया जा सकता है, सी का 3, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि चलिए मान लीजिए ऑप्शन हटा दीजिए, अभी के लिए ऑप्शन हटा दीजिए, फिर भी आपको आना चाहिए था ना। उसके अलावा राइट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर है। फिर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ऑर्डिनेंसेस किस उसके अंडर पास कर सकता है। फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो है ना, व्हेन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट इट बैक टू द प्रेसिडेंट विदाउट एनी चेंज इन द ऑर्डिनेंस ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट अपनी असेंट किस आर्टिकल के तहत देता है, ये आपको बताना। ठीक है, अब देखिए जो मैं उस बात कर रहा था कैसे वो सब क्लॉसेस में भी घुस गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 15, 16(1) या 16(2), 16(3), 16 सब क्लॉज 3, 16 सब क्लॉज 4 एंड 16 सब क्लॉज 5। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट। आप देखिए ये देखिए वही जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 60 एंड 61। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे 60 में था कि 61 में था। ठीक है, अब ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड बाय 5 आर्टिकल्स। कौन से हैं वो 5 आर्टिकल, 14 to 18, 15 to 19, 16 to 20। अब देखिए इन दो में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने एक बार ढंग से नहीं पढ़े ना ये सब चीज़ें, ये आर्टिकल्स अगर आपने सही से नहीं याद किए हैं, ठीक है, तो जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको आर्टिकल्स ही नहीं, आज आपको शेड्यूल्स भी याद करा दूंगा, कमिटीज़ भी याद करा दूंगा, पार्ट्स भी याद कराऊंगा, इमरजेंसी प्रोविजंस भी बताऊंगा, फंडामेंटल। या तो धीमे धीमे करके ये सारी वीडियोस आती रहेंगी, पर आपको क्या है रिवीजन करते रहना है। सिर्फ ये वीडियो देख के या मेरी या किसी की भी वीडियो देख के आपको सिर्फ ये मूव ऑन नहीं कर जाना। वीडियोज़ तो एक जरिया होती है, लेकिन आपको फिर एक बार खुद से भी लिख के देखना है। कुछ नहीं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बिना देखे जितने भी आर्टिकल आपको याद आ रहे हैं वही कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे जो हम लोगों का पूरा है। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या है हम लोग अब अभी बात करते हैं। ठीक है, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें एक एक करके हम लोग जो है पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड बस आप वेट करिएगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है, सेकुलर का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, तो ये भी एक चीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनका आपको मीनिंग सर्च करना है। पहला सॉवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा डेमोक्रेटिक और पाँचवा रिपब्लिक। इनके क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, कहाँ से पढ़ने हैं, NCERT क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, पर वो बनाने में ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, इतनी स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से कीवर्ड हैं, जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी कीवर्ड है, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर इक्वालिटी कीवर्ड है, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग द डिग्निटी एंड assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, कौन सा दिन, 26th day of November 1949, we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल था। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले से शुरू करते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं मैं सारे बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। पहला जो है वो नेम एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब दूसरा जो है नई स्टेट को ऐड करना, उनको हटाना, ये सब इनकी बात करता है। थर्ड जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, किसी का एरिया घटा दिया, कोई किसी में मर्ज कर दिया, ये सब। और फोर्थ आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बताता है कि अगर कोई चेंजेस आर्टिकल 2 या 3 में प्रोवाइड करे जा रहे हैं, है ना, फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, तो ये जो है आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली। ठीक है, अब ये बेसिकली जो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं ये आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना याद रखिएगा कि 5 से 11 जो आर्टिकल्स होते हैं वो सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सिटीजन बन सकता है। ठीक है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट होकर फिर वापस इंडिया लौट आए थे, या जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं, फिर सिटीजनशिप जा किस तरीके से सकती है। ठीक है, या तो आप खुद रिनाउंस कर दीजिए, या मतलब अगर आपने कहीं और की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है। उसके अलावा तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप के लिए, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, पहली गलती ये मत करिएगा, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सिटीजनशिप का नहीं देखती है, फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं देखती। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अगर सिटीजनशिप से कोई सवाल आए तो होम मिनिस्ट्री है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको एज इट इज़ रटे होने चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, फिर DPSP। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें फंडामेंटल राइट्स और DPSP 12 से शुरू होते हैं, 51, और फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। ये तो आप क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको 12 से लेके 51 और फिर 51A। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, 12th में क्या है, 12th में डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स की क्या है। ठीक है, 13 क्या है, 13 कहता है हर वो लॉ जो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो हर वो लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो 12th में डेफिनेशन 13 ये बताता है। तो बेसिकली हम लोगों के अब जो शुरू हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम। तो हम लोगों के टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर अगला है राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम के बाद है प्रोटेक्शन, मतलब जो राइट अगेंस्ट कन्विक्शन जो होते हैं ना, तो प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। फिर उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो है वो हम लोगों का अगला राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और कल्चरल, अच्छा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों के सारे राइट हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जहाँ से हम लोगों को रिट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के सारे, मतलब अगर ब्रॉड टर्म्स में ले लिया जाए, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर नंबर 3 राइट अगेंस्ट कन्विक्शंस, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बाद हम लोगों का जो रेमेडीज़ के लिए राइट है, ठीक। तो अब जो है राइट टू इक्वालिटी कहाँ से? राइट टू इक्वालिटी हम लोगों का चलता है 14 से 18 तक। देखिए एक ये PYQ है, अगर आपने PYQ पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि 14 से 18 तक जो है वो हम लोगों का राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। इसमें पहला राइट कौन सा है? पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये राइट टू 14, मतलब राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 किस बात की बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, आर्टिकल 14। उसके अलावा 15 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको अगर याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? CRRSP, क्रिस्प, ऐसे याद रखिए, मैंने ऐसे याद रखा है CRRSP। तो ये क्या होता है? कास्ट, R से रिलीजन, फिर अगले R से रेस, और फिर S से सेक्स, एंड P से प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कई सारे सब क्लॉसेज हैं, ठीक है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। फिर 17 इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। फिर जो हम लोगों का 19 है राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें कौन कौन से हैं? 19, 20, 21, ठीक है। तो 19, 20, 21। अब इसमें 19, 20, 21 में गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। 19C क्या कहता है? फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियंस। D कहता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। E कहता है रिसाइड एंड रीसेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। एंड F कहता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो बेसिकली जो है, फिर इसके अलावा इसके बाद कौन सा है? ये 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। कौन कौन से ऑफेंसेस? अगर मैं आपसे पूछ दूँ किस तरीके से, इसमें 3 आते हैं। पहला कि सेल्फ इंस्क्रिप्शन, मतलब आप खुद के गवाह नहीं बन सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब आप खुद के लिए गवाह नहीं कर सकते। फिर दूसरा है डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। और तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपने अगर कोई गुनाह किया है उस टाइम पे अगर वो गुनाह कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ गुनाह नहीं था तो आपको उसके लिए बैक डेट में जाके सज़ा नहीं मिल सकती। सपोज मान लीजिए आपने कोई साइबर क्राइम कर दिया, ठीक है, लेकिन आज उसके लिए कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है कि आपको इसके लिए कोई सज़ा हो सकती है। तो ये नहीं, अगर कल मान लीजिए उसी के लिए एक कानून पारित हो गया कि नहीं अब ये गुनाह है, तो ये नहीं कि आपने अगर वो कल किया था तो आपको जाके वो सज़ा सुनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 21A क्या कहता है? वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, ये आर्टिकल ये किस अमेंडमेंट के तहत आया था? और उसमें इसके साथ ही 2 और चीज़ों में अमेंडमेंट हुए थे। एक हिंट दे देता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP में भी अमेंड हुआ था। क्या अमेंडमेंट हुआ था, किस अमेंडमेंट में आया था, और पूरा क्या अमेंडमेंट था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें कौन कौन से हैं? 23, 24, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है? 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है और फोर्स्ड लेबर भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और 24 क्या कहता है कि आप चिल्ड्रंस से एम्प्लॉयमेंट नहीं करवा सकते हैं, कहाँ पे? फैक्ट्रीज़ में या कहीं हजार्डस उस जगह पे। फिर हम लोग आते हैं 25, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबऑर्डिनेट होते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। ये शुरू ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ होते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से हैं, एक तो 25, 26, 27, 28, ठीक है, 4। तो पहला कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन। फिर वो अगला कहता है कि आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजियस अफेयर। 27 कहता है कि मतलब टैक्सेस वगैरह से छूट होती नहीं। और फिर 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर अगले आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हैं 29 और 30, ये माइनॉरिटीज़ के लिए होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और तीसरा क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो बना सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब देखिए आर्टिकल जो 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो एबॉलिश कर दिया गया था। प्रॉपर्टी वाला जो वो था वो एबॉलिश कर दिया गया था। अब आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये एबॉलिश किया गया था, है ना। तो आपको ये अमेंडमेंट बताना है, ठीक है। और अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है, वो राइट टू प्रॉपर्टी अब उसका क्या लीगल स्टेटस है, अब उसका क्या लीगल स्टेटस है, ये एक PYQ भी है। आपको इन दोनों क्वेश्चन, तो टोटल अब तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए, उन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। फिर अगला अगर हम लोग बात करें तो अगली बात क्या है, अब हम लोग बात करते हैं 32, ठीक है, आर्टिकल 32, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अगर हम लोग बात सुने जो अम्बेडकर सर ने कही थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था विदाउट आर्टिकल 32 हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है अगर ये 32 से बैक ना हो। क्यों? क्योंकि 32 वो आपको पावर देता है कि आप जो जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल होते हैं हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 32 ही हम लोगों को पावर देता है। तो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, और हाई कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो इसके लिए वो रिट पिटीशन जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट्स वो जारी कर सकता है, हेबियस कॉर्पस जारी कर सकता है, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, ठीक है, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो, ठीक है। ये 5 रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सब कुछ याद रहना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जो है हम लोगों के बेसिकली फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे फिनिश हो गए मोस्टली इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं जो DPSP में जो इंपॉर्टेंट DPSP हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला 39 में 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39A पे क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये 39A बात करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 हम लोगों को बहुत जगह यूज़ करते हैं, आर्टिकल 14 ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसके बाद अगला कौन सा, अगला है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44। एक और आर्टिकल है 43B, ये एक अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट भी ऐड हुआ था और एक DPSP भी ऐड हुआ था। अब यह बताइए आप कौन सा अमेंडमेंट है और कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हुआ था, ठीक है। 44 के बाद अगर हम लोग आते हैं वो अगला कौन सा है, 45, ठीक है, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस इन इंडिया। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 एंड 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हो गए हम लोगों के बेसिकली इंपॉर्टेंट DPSP। अब हम लोग याद करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसमें हैं, वो है आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो देखिए ये लेक्चर बेसिकली हम लोगों का है याद करने का कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग एक बार कम से कम आंखों के सामने से गुजर जाएं और फिर उसको 1-2 बार हम लोग खुद से लिख के देख लें ताकि वो हम लोगों को याद रह जाए, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कितने वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी सिर्फ 2 से 3 साल के पेपर में। अगर 10-12 साल के दिखा लें तो कम से कम 100 सवाल हो जाएंगे। फिर अगला कौन सा आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। अब देखिए 52 से लेके और 62 ये 10 आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, 52 प्रेसिडेंट की, और जो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन है वो 58 में है और जो उसका इम्पीचमेंट है वो 61 में है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, 52 में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, 58 में उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या है कि 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए वगैरह वगैरह, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन और जो 61 है वो इम्पीचमेंट की बात करता है, ठीक है। आपको सारे नहीं याद रखने बट मेजर याद रखने, तो इसमें 3 याद रखने। फिर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पे आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट 63 देखिए वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, ठीक है। 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, और जो इसमें इम्पीचमेंट जो, अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एज इट इज़ लाइन है लक्ष्मीकांत की, एज इट इज़ पूछी जा चुकी है कि इज़ देयर द इज़ वाइस प्रेसिडेंट मतलब इम्पीच्ड फॉर्मली, सो देयर इज़ नो फॉर्मल इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैसे हटाया जाता है, राज्यसभा से शुरू होता है, पहले राज्यसभा में मेजोरिटी, फिर राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, उसके बाद वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं याद रखने, बस इतना याद रखना है। उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको एकदम मुँह ज़बानी याद रहनी चाहिए। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, 75 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अदर प्रोविजंस एंड एज टू मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आर्टिकल 75 किस बारे में बात करता है,
एक सेकंड बस चाहिएगा। आर्टिकल 75 जो है, तो 74 हम लोगों का बात करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। एंड 75 आर्टिकल क्या करता है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। फिर 76 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें अटॉर्नी जनरल भी आएगा, तो 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स इशू होते हैं वहाँ से। ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? देखिए इधर तो ये कोई ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी के लिए है तो वो कौन कौन से हैं? एक तो 92 वो द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, 89 चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है। और जो 93 है वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल की बात करता है। तो कौन कौन से दो आर्टिकल, 89 और 93 आपने दो यहाँ से याद कर लिए। ठीक है। और जो सेक्रेटरीट होता है वो 98 में होता है। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 101 से 104 के बीच में है, लेकिन खैर ये ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता है। ठीक है। अब जॉइंट सिटिंग के लिए कौन सा है? जॉइंट सिटिंग के लिए आर्टिकल 108 है। 108 आपको पता होना चाहिए जॉइंट सिटिंग के लिए। 108 आर्टिकल जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए। ठीक है। और 109 और 110 ये जो है वो मनी बिल के लिए आर्टिकल है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 109 और 110 ये मनी बिल के लिए है। ठीक है। उसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग अपना बजट कहते हैं वो आर्टिकल 112 में है। ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल 114 में और 117 में है फाइनेंशियल बिल। ठीक है। तो ये हम लोगों के तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए। अब अगर कभी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और इनके सब पे क्वेश्चन आ जाता है तो लैंग्वेज यूज्ड इन द पार्लियामेंट ये आर्टिकल 120 में है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, तो आर्टिकल 124। तो अभी तक हमने, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 124 हो गया। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा तो ये आर्टिकल 129 में है। ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131 में है। ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है? देखिए ज़्यादा नहीं है, जो बार बार पूछे गए ऐसा कुछ नहीं। स्पेशल लीव अपील टू मतलब बाय द सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 136 में है। ठीक है। उसके अलावा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 143 में है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके अलावा अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो होती है हम लोगों की कैग कब किस में है? आर्टिकल 148 में कैग है। ठीक है। अब हम लोग स्टेट्स पे आ जाते हैं। गवर्नर किस में है? 153 आर्टिकल 153 गवर्नर के बारे में बात करता है। फिर गवर्नर का क्वालिफिकेशन 157 में बात करती है। ठीक है। बस इतने दो ही इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा गवर्नर में इतना बहुत नहीं आता आपको रखने। ठीक है। फिर उसके बाद 163 एंड 164 ये बिल्कुल सेम 74 और 75 जैसे हैं। ठीक है। 163 बात करता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, और 164 कहता है कि देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ऑन हुज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। ठीक है। तो ये 164 हो गया। फिर एडवोकेट जनरल ये 165। तो हम लोगों ने इस तरीके से तीन देख लिए। जैसे सेंटर में होता है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से स्टेट्स में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फिर चीफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। फिर हम लोगों का अगला जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है कि अगर एबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये 169 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 169 में एबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। जिसको हम लोग अपना विधान परिषद भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आपके लिए एक फैक्ट है कि यूपी में विधान परिषद की टोटल कितनी सीट्स हैं ये आप लोग बताइए। ठीक है। जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें कितनी टोटल सीट्स हैं विधान परिषद की। ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाले थे। अब इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये तो इतने पेज में थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो अब और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 239 किसके लिए? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज़ के लिए है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज़ के लिए आर्टिकल 239 है। और 239 ये किसके लिए? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ये स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट ये वाले आर्टिकल हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो अब हम लोगों की बात आती है, देखिए जो ग्राम सभा बनी थी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था, तो उसके तहत जो है आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 243, ठीक है, ये डेफिनेशन बताता है। और 243A से लेके 243A से लेके कहाँ तक हम लोगों की, ये 243A से लेके 243O तक, 243A से लेके 243 सॉरी ओ नहीं Q तक, ये जो है ये हम लोगों की ग्राम सभा है। और 243P से लेके 243ZG तक ये म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो ये पंचायत की बात करते हैं और ये बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की। ठीक है। तो
ये हो गया। उसके बाद हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो क्या है, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम लोग उसके बाद में वो है 243ZH से लेके 243ZT तक, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो इसके अलावा जो है हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 280, ठीक है। 280 ये क्या है, ये अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हम लोगों के है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। और ये जो क्या कहते हैं एक और है 279A, ये मैं बताने ही भूल गया। 279A किसकी बात करता है, जीएसटी काउंसिल की बात करता है। जो हम लोगों का जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है वो 279A और फाइनेंस कमीशन है 280 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट था वो रिपील हो गया और वो एक लीगल राइट बन गया है, तो वो 300A, ठीक। ये राइट टू प्रॉपर्टी इसके अंडर आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर्विसेज पे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, देखिए बात करते हैं आर्टिकल 312। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेगा ये, ठीक है। कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आप बताइए, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम लोग बात कर सकते हैं। अब ये तो अब पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात अगर हम लोग करें तो वो आर्टिकल 315 में है, ठीक। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑफ यूनियन एज वेल एज स्टेट्स एंड फॉर स्टेट्स एज वेल, ठीक है। तो ये इसकी बात करता है। फिर यहाँ से उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी पावर क्या होती है, वो रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ये है। तो ये खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल्स, ठीक है। अब उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, 323A एंड 323B। इस पे तो मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, सब जगह क्वेश्चन आते हैं, आपको ये दोनों याद ही होने चाहिए। ये ट्रिब्यूनल्स के हैं। तो 323A किसके लिए है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए है। और जो 323B है ये ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर जैसे फाइनेंसेस, टैक्सेशन वगैरह वगैरह के लिए ये 323B है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब देखिए इलेक्शन से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, अब आप बताइए कि इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो हम लोगों का अगला आर्टिकल कौन सा है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 324, जो हम लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे और आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछे नहीं जाते हैं। फिर अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, अब देखिए आर्टिकल 343 से लेके क्या कहते हैं 344, गलत लिख के आए, 343 से 344 ये कौन सा लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है। फिर आर्टिकल 345 से 347 ये रीजनल लैंग्वेज की बात करता है। 348 से 349 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात करता है। 350 से 351 ये स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात करता है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर और कौन से आर्टिकल हो गया, आर्टिकल हो गया 371 है ना। अब 371A से लेके बहुत सारे हैं, ये स्पेशल प्रोविजंस टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, ठीक है। तो अब इसके अलावा अब एक आर्टिकल जो बचे हैं वो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 352 है ना, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 356, तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 360, ठीक है। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आती है, ठीक है। अगर वॉर या आर्म्ड रिबेलियन या एग्रेशन होता है तो जो है एक्सटर्नल एग्रेशन, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इन द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो हम लोग स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं जिसको, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कह रहे हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। तो ये बचे हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे रिलेटेड थे। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने सारे आर्टिकल हम लोगों ने अपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके साथ ही रिवाइज करूं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं याद कर सकता हूं अगर मैं आपके साथ ही रिवाइज करूं। देखिए मुझको कितने याद है। देखिए एक तो आर्टिकल 1 मुझको याद है, 1 से लेके 4 तक सारे ही याद है, ठीक है। 1 नेम एंड टेरिटरी था, फिर 2 था एडमिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिमूवल ऑफ स्टेट्स, वो करके, फिर 3 था उसका एरिया चेंज करना, नाम चेंज करना। 4 था कि अगर 2 और 3 में कोई बदलाव होते हैं तो वो
अमेंडमेंट 368 के अंदर नहीं आएगा। फिर 5 से 11 तक क्या था, वो सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा था। फिर 12 क्या था, डेफिनेशन थी स्टेट की। फिर 13 क्या था, 13 था कि अगर कोई भी लॉ बनता है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर हम लोगों के 14 से 32 तक हम लोगों ने अपने सारे फंडामेंटल राइट याद किए थे। 14 था राइट टू इक्वालिटी, 15 था डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, 16 था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, 17 था अनटचेबिलिटी, 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। फिर 19 से हम लोगों ने याद किए थे फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बनना। फिर 20 हम लोगों ने कन्विक्शन के लिए याद किया था, ठीक है। फिर 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी, है ना, लाइफ एंड लिबर्टी इसके लिए है। और 21 इसके लिए है, राइट टू एजुकेशन के लिए है। 22-23 हम लोगों ने याद किए थे। 22 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर के लिए। 23 है चिल्ड्रन से कोई भी काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने बात किए थे 25, 26, 27, 28 को हम लोगों ने बात किए थे कैसे राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। 29, 30 जो है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है। फिर जो 31 था राइट टू प्रॉपर्टी वो अबॉलिश हो गया था। 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए हम लोगों का एक राइट है, ठीक है। तो ये हम लोगों को सारे याद हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों के DPSP थे, जो DPSP 38 से 51 तक चले थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने याद किए थे। 39A, ठीक, फ्री लीगल एड के बारे में बात की थी। 40 जो है और मतलब ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत के बारे में बात की थी। 44 जो है वो UCC की बात हो रही थी, ठीक है। 50 में जो है क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही थी, ठीक। 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे थे, ठीक। 51A क्या है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात हो रही थी। फिर हम लोगों ने बात की थी 52 कैसे प्रेसिडेंट, है ना, तो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक। 58 जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी 61 इम्पीचमेंट के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के बहुत सारी बात की थी। फिर उसके बाद हम लोग 74, 75 पे आ गए थे। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने याद किए थे मनी बिल और उनसे रिलेटेड। और हम लोगों ने याद किए थे एक 89, 93, 89 बात करता है चेयरमैन्स के बारे में, 93 बात करता है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में, 109, 110 ये दो बात करते हैं मनी बिल से रिलेटेड। 112 बात करता है अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड, ठीक है। ये 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। 114 बात करता है अप्रोप्रिएशन बिल। 117 बात करता है फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, तो ये याद कर लिए थे। 124 क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद और क्या कर रहे थे, फिर हम लोगों ने गवर्नर की बात करी थी जो 153 में थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 164, 165, 166 की बात करी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स की बात करी थी हम लोगों ने। 148 में हम लोगों ने बात करी थी कैग की बात करी थी, ठीक है। तो ये सब हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगर और आए तो हम लोगों ने बात करी थी 279 ये GST की बात करी थी। 280 में हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन की बात करी थी, ठीक है। 312 में हमने ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करी थी। 324 में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी थी। 352, 360, 356 ये इमरजेंसीज़ की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है। 371 ये हम लोगों ने बात करी थी स्पेशल प्रोविजन जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। फिर 344 से 345 और 345 से 346, 7, 8 ये हम लोगों ने बात करी थी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, लैंग्वेज ऑफ द मतलब रीजनल लैंग्वेजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस और स्पेशल डायरेक्टिव्स की हम लोगों ने बात करी थी। फिर हम लोगों ने ये सब बातें कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी 243, है ना, से 243 Q तक। फिर 243 से 243 P से QR से लेके जेड तक, शायद याद नहीं आ रहा है। तो एक तो पंचायत थे, एक म्यूनिसिपैलिटी की बात तुम लोगों ने करी थी। फिर हम लोगों ने दो आर्टिकल पढ़े थे 323A, 323B, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते थे, ये अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करते थे, ठीक है। तो इतने सारे देखिए मैंने आपके सामने ही रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ शेड्यूल्स की भी, अगर आपको याद करना हो तो TEARs टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये 12 शेड्यूल हैं, 12 याद करने की। T से टर्म है, फिर E से एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। T से टेरिटरी, E से एमोल्यूमेंट्स, A से अफर्मेशंस, R से राज्यसभा, ठीक है। S से ये शेड्यूल स्टेट्स, फिर O से ऑफिशियल सॉरी O से एक सेकेंड तो अब एक बार फिर से सॉरी वो मिस वो हो गया। तो T से हम लोग बात करते हैं टेरिटरी से, E से एमोल्यूमेंट्स, A से अफर्मेशंस, R से राज्यसभा सीट्स की बात करते हैं, S से शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया जो O से क्या अदर एरियाज जो अदर एरियाज़ हैं शेड्यूल ट्राइब में जिनको 6 शेड्यूल के अंडर रखा गया है। कौन कौन से, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर F से जो हम लोगों का फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें हम लोग 3 लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं। इस O से क्या है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। L से ये बताइए, L से क्या है, L से है लैंड रिफॉर्म्स जो 9 शेड्यूल में रखे गए थे। D से क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और फिर P से क्या है, P से है पंचायती राज और M से है म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हम लोगों के 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल हो गए, ठीक है। अभी तो ये लेक्चर आया है, फिर आगे मैं आप लोगों के लिए और कमिटीज़ और जजमेंट्स और इन सब के भी लेक्चर आते रहेंगे, अगर आपको बहुत मतलब अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए फिर अभी जो PYQ डिस्कशन है वो पेपर वाइज उसकी अभी वीडियो बन रही है, तो फिर 2023 से हम लोग शुरू करेंगे, 23 से जाएंगे उल्टे की तरफ 2014 तक, ठीक है। इतने पेपर हम लोगों को डिस्कस करने हैं, ये एक एक करके आएंगे, फिनिश होंगे सारे अच्छे से, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, फॉलो करिए, ठीक है।
लाइक करिए, अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला हो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट करिए, जो मैंने आपसे 4 से 6 सवाल पूछे हैं वो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। फिर उस हिसाब से जो भी आपको अगर लग रहा हो कुछ इंप्रूवमेंट है वो आप बताइए, तो फिर मैं उस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।